Today we'll start new chapter, that is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? देखो, इससे पहले कि हम ये समझे कि इलनेस क्या है, डिजीज क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। अगर मैं पूरे के पूरे बॉडी की बात करूं, अगर मैं पूरे के पूरे बॉडी की बात करूं, तो जो मेरी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, यस और नो। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है। क्यों? मेरी बॉडी में एक ऑर्गन हूं, मेरी बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम है और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये मान लो दूसरा। क्या? यस यस, व्हाट यू आर टेलिंग? बेटा तुम्हारी आवाज कट रही है। ठीक है, is it surely not clearly visible? Actually I am able to see it is clearly visible, that's why. क्या? इधर ध्यान दो, जहां क्लियरली विजिबल नहीं देयर इज नेटवर्क इशू। देखो, अगर मैं अलग अलग सिस्टम्स की बात करूं तो देखो, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरे पास नर्वस सिस्टम है। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम है जो कि एक दूसरे के हेल्प आउट करके मेरा पूरा बॉडी सिस्टम चलता है। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बना के मेरी पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेशन करेगी, ब्रीथिंग करके जो मेरा ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है वो पूरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी सिस्टम सही काम नहीं करेगा तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर मेल फंक्शनिंग हो जाएगी। पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? मेल फंक्शनिंग। मतलब ये जितने भी सिस्टम्स हैं सब के सब जरूरी है। अगर इनमें से एक भी सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा तो मेरी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ब्लड, अगर मेरा ब्लड अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा तो मेरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मेरे को वीकनेस फील होगी। यस और नो? तो जो अपनी बॉडी है ना, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो ही मेरी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। अगर एक भी सिस्टम या फिर एक भी ऑर्गन या टिश्यू या कोई भी चीज ढंग से काम नहीं करेगी तो मेरी बॉडी में मेल फंक्शनिंग होना चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसका मतलब मेरे को सारे सिस्टम अच्छे से करेंगे तो ही मेरी बॉडी अच्छे से काम करेगी। अब देखो, बेसिकली ये तो था कि चलो ये तो अपनी बॉडी है, इसके अंदर ये बहुत सारे सिस्टम से कैसे काम करते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प आउट करके मेरी बॉडी सिस्टम काम करता है। अब हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज हेल्थ या व्हाट इज अ हेल्दी पर्सन। अब देखो, हेल्थ का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरी बॉडी डिजीज फ्री है। मेरी बॉडी क्या है? डिजीज फ्री है। और कोई दूसरी बॉडी है जिसके अंदर डिजीज है। कोई भी डिजीज हो सकती है, आप टीबी मान लो, आप HIV एड्स मान लो। ठीक है, कोई भी डिजीज उसके अंदर है। तो मेरे को बताएगा इन दोनों में से कौन सी बॉडी हेल्दी होगी? अब देखो, एक बात याद रखना, डिजीज फ्री होना एक अच्छे हेल्थ की इंडिकेशन नहीं है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ क्या है? इट इज स्टेट ऑफ complete, you can say, physical, mental and social well-being, and social well-being very important। अगर कोई बॉडी डिजीज है किसी बॉडी के अंदर तो 200% वो हेल्दी तो नहीं होगी। अगर मेरी बॉडी डिजीज फ्री है तो भी मैं नहीं कह सकता ये बॉडी हेल्दी है या नहीं। मतलब क्या है? एक गुड हेल्थ किसको कहते हैं? गुड हेल्थ कौन सी चीज है? जब मेरा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है,
वो एकदम अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी बॉडी पूरी डिजीज फ्री, ठीक है, मेरी बॉडी पूरी डिजीज फ्री, उसमें कोई बीमारी नहीं है, अच्छा बीएमआई इंडेक्स है, लेकिन अगर मेरे को रेगुलरली टेंशन आ जाती है, मेरे को स्लीपलेसनेस फील हो रही है, मैं ज्यादा वर्कलोड लेता हूं, मेरे को सोसाइटी का टेंशन हो रहा है, फैमिली प्रेशर आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा हूं, तो भी मैं अनहेल्दी हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? डिजीज फ्री होने बीइंग हेल्दी, ठीक है। अगर आपके पास डिजीज है तो आप अनहेल्दी तो हो ही। क्यों? आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हेल्थी के अंदर मेंटल और सोशल वेलबींग भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई बॉडी में डिजीज है तो वो अनहेल्दी है, लेकिन अगर कोई बॉडी डिजीज फ्री है तो इसका मतलब गारंटी नहीं है कि वो हेल्दी ही होगा। हेल्दी कब होता है कोई भी आदमी? जब वो फिजिकली तो बढ़िया हो ही, लेकिन उसको मेंटली एकदम फ्रेश रहता है, ठीक है, प्लस उसके ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, वो कोई डिप्रेशन नहीं लेता है, तब जाके एक हेल्दी आदमी होता है रेडी। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिजीज फ्री बॉडी एंड, ठीक है। अगर आप क्लास में बैठे हो, आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो स्टडीज पर, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, इट मींस यू आर नॉट हेल्दी। So what is health? It is a state of complete physical, mental and social well-being. ठीक है? This is the meaning of health. समझ में आया? Yes or no? बेसिकली हो बेसिकली होता क्या है? डिजीज क्या करती है? डिजीज जो है मेरी बॉडी में मेल फंक्शनिंग करेगी। मेल फंक्शनिंग करेगी मतलब मेरी बॉडी को अच्छे से वर्क नहीं करने देगी। देखो, डिजीज का मतलब ही समझो, मैं पहले ही बता दूं, दिस इज मतलब आपकी बॉडी कंफर्टेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर मेरी बॉडी कंफर्टेबल, तो भी मैं गारंटी नहीं कर सकती कि आई एम हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन होने के लिए फिजिकल के साथ मेंटली फ्री होना बहुत जरूरी है, एंड सोशली मींस आपका जो सोशल रिलेशन है वो भी आप अच्छे से मेंटेन रखते हो, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको कोई एग्जाम क्लियर करनी है ये सोच के आपको डेली डेली टेंशन नहीं आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब ये है हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है। सी ओके, देखो, अब दूसरी चीज जो खड़ी होती है वो क्वेश्चन अराइज होता है, ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ। पर्सनल प्लस कम्युनिटी, आपकी पर्सनल लाइफ प्लस आपके बाजू की सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है हेल्थ में। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, ये वो जगह है जहां मैं रहता हूं, ठीक है। मैं पर्सनली बहुत साफ सुथरा रहता हूं, मैं बहुत अच्छी बैलेंस डाइट लेता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है, तो मुझे हेल्दी होना चाहिए। लेकिन है क्या, जो मेरे आजू बाजू की कम्युनिटी है, मीन्स जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं, वो बड़े ही गंदे रहते हैं, कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं, ठीक है, प्लस जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है वो बड़ा ही गंदा है, वो एकदम अनट्रीटेड वाटर है, ठीक है। तो देखो, भले ही मेरी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी है, लेकिन कम्युनिटी है जो सोशल हाइजीन वो अच्छी नहीं है, तो मैं हेल्दी नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब आप दूसरी चीज ले लो, अगर मान लो द प्लेस वेयर आई लिव, जहां पर मैं रहता हूं, वो जगह बड़ी ही क्लीन है, सोसाइटी में पार्क वार्क है, एकदम क्लीन रहती है, रेगुलरली उसमें क्लीनिंग होती रहती है, ठीक है, एकदम ट्रीटेड पानी आता है, मिनरल वाटर आता है, आजू बाजू के दूर दूर तक कोई फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूँ घर पे, कोई एक्सरसाइज करता नहीं, ढंग से खाना खाता नहीं हूँ, ठीक है, टेंशन लेके बैठा रहता हूँ, तो उसमें क्या हो, भले ही मेरी कम्युनिटी का जो पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी पर्सनल लेवल की जो हाइजीन है वो बहुत ही पुअर है, तो भी मैं हेल्दी नहीं रह सकता। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपकी पर्सनल प्लस कम्युनिटी, दैट इज योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये दोनों की दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए प्लेस। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? चीज क्लियर हुई? अगर आपको हेल्दी रहना है
तो ये दोनों चीजों का बैलेंस अच्छे से होना चाहिए, आपका पर्सनल लेवल का हाइजीन प्लस आपका कम्युनिटी लेवल का रिलेशन एंड हाइजीन। गॉट इट, यस और नो? अब देखो, नाउ वी विल गेट टू लर्न द मीनिंग ऑफ डिजीज। डिजीज क्या होती है, मैं पहले बता दूं, डिजीज मीन्स डिस इज, दैट इज नॉन कंफर्ट, नॉन कंफर्ट, आपको कंफर्ट नहीं। पहले हम डिजीज होती क्या उसका मतलब समझेंगे। व्हाट इज डिजीज? वेरी सिंपल, डिजीज इज एन इम्पेयरमेंट या फिर मेल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल functions. What is disease? Very important. It is impairment या फिर malfunctioning in body leading to disturbance of normal state, leading to disturbance of normal state। अगर मेरी बॉडी के अंदर, अगर मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यस और नो? अगर वो ऑर्गन्स सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं या फिर फंक्शन करना ही बंद कर दिया, व्हाट इज द थिंग? या तो मेल फंक्शनिंग हो रही है या फिर इंपेयरमेंट हो रहा है। मींस मेरे जो सिस्टम है उनके बीच में सही से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, मेरी बॉडी जो कि नॉर्मल स्टेट पे वर्क करनी चाहिए वैसा वर्क करेगी नहीं। इस टाइप के स्टेटस को कहते हैं डिजीज। मींस मेरी बॉडी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? सच थिंग इज कॉल्ड एज डिजीज, उसको कहते हैं disease। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, यस और नो? यस यस यस, आई नो आई नो। ठीक है, अब देखो, अगर डिजीज है तो उसके रीजन क्या है? डिजीज है तो अब उसके कॉजेज क्या है, क्या कारण है कि आपकी बॉडी को डिजीज हुई? उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो है इंटरनल कॉजेज और दूसरे हैं एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है, इंटरनल कॉजेज क्या हो सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। मान लो कि आपके पैदा होते ही जो आपके जीन्स थे उसके अंदर कुछ एक इश्यूज हो गए, तो हो सकता है कि आपके एक हाथ के बजाय दो हाथ हो गए। आपने देखा होगा कई बार एक ही बच्चे के दो दो मुंह होते हैं, कई बच्चों के छह छह उंगलियां होती है, यस और नो? दैट इज ए डिजीज। लेकिन क्यों है वो? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। दूसरा है हार्मोनल डिस्टरबेंस। अगर आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो बैलेंस्ड वे में रिलीज नहीं हुए, या तो ज्यादा हो गए या फिर जितनी जरूरत उससे कम हो गए। फॉर एग्जांपल ड्वार्फनेस, देखा बहुत सारे लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, यस और नो? क्यों? उनकी जो बॉडी है उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए था हाइट बढ़ाने के लिए वो अच्छे से रिलीज ही नहीं हुआ। दूसरा, मान लो कि आपकी जो बॉडी है उसमें हार्मोन्स तो रिलीज हुआ लेकिन वन पार्ट ऑफ बॉडी में हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ, वन पार्ट ऑफ बॉडी में कम रिलीज हुआ, तो आपके पैर की हाइट कम ज्यादा हो जाएगी। ये भी एक डिजीज है। लेकिन ये किस वजह से है? जो आपकी बॉडी के इंटरनल रीजंस, आपके बॉडी के अंदर की चीजों का ये इश्यूज है। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, और भी बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। मेल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी, मेल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी, बॉडी के अंदर का कोई ऑर्गन है जो आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ये सारी के सारे कौन से रीजंस है? इंटरनल रीजंस। एक्सटर्नल रीजंस में क्या है? आपकी डाइट। एक्सटर्नल रीजंस मींस बॉडी के बाहर के रीजंस,
इंटरनल मीन्स मेरी बॉडी के अंदर के रीजन जो इश्यूज है, और एक्सटर्नल कॉजेज मीन्स मेरी बॉडी के बाहर के रीजन। डाइट, मैं बैलेंस्ड डाइट नहीं खाता हूं, ठीक है। दूसरी है अनहेल्दी इन्वायरमेंट, आपके आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसमें कोई भी चीज हो सकता है कि आप बड़ी पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, ठीक है, या फिर यूं हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हो वहां रोज लड़ाई झगड़ा होता है, इस वजह से आपके मेंटल टेंशन क्रिएटेड रहती है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, पॉल्यूटेंट्स, आप जहां पर रहते हो वहां की एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है, आपका जो वाटर है उसके अंदर जो, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, तुमने देखा अपना पानी आता है फ्लोराइड वाला, यस और नो, अपने पानी के अंदर फ्लोराइड आता है, कभी अगर ध्यान दिया हो तो, अगर वो फ्लोराइड, अपना जो पानी होता है ना जो हम पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसके अंदर फ्लोराइड आता है और भी बहुत सारे केमिकल्स है, अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो आप बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपका जो घर पालिका से पानी आ रहा है म्यूनिसिपैलिटी से, अगर वो अनट्रीटेड है, मतलब उसको साफ नहीं किया गया, डायरेक्ट आपके यहाँ भेजा गया है, हो सकता है आपको कोलेरा जैसी बीमारियां हो जाए। तो ये जो रीजंस है ये सारे एक्सटर्नल रीजंस है। तो डिजीज, डिस्कम्फर्ट, मेरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट क्रिएट हुआ, अब उसके कई कॉजेस हो सकते हैं, इंटरनल कॉजेज जो विद इन माई बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर जो उनके रीजन है वो होंगे इंटरनल कॉजेज, और एक्सटर्नल कॉजेज कौन से, जो बाहर की इश्यूज होंगे वो अगर मेरे को इफेक्ट करते हैं, डिजीज करते हैं, तो उसका मेन रीजन वो होंगे। जैसे कि डाइट, अगर मैं बैलेंस डाइट नहीं खाता और अगर मैंने मेरी डाइट के अंदर मान लो कि ज्यादा फैट खा लिया, तो मेरे को डिजीज हो जाएगी, ओबेस हो जाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, यस और नो। अगर मैंने आयोडीन नहीं खाया, मैंने डाइट के अंदर आयोडीन नहीं लिया, तो मेरे को गोइट्रे हो जाएगा, यस और नो। समझ में आ रहा है, यस और नो, आवाज क्लियर है क्या नहीं? ठीक है। अब देखो, अब क्या है, कॉजेज बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो अपने अलग अलग केसेस लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी जगह पर कोई बेबी है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसको लूज मोशन हो गए, क्या हो गए, लूज मोशन। अब जब पता लगा कि लूज मोशन क्यों हुआ, तो पता चला कि जो उसने फूड खाया वो पॉइजनस था, और उसके अंदर ज्यादा बैक्टीरिया थे, उसके अंदर ज्यादा बैक्टीरिया थे, उसने वो खाया जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया। तो देखो, पहला नंबर कॉज कौन हो गया, ये फर्स्ट लेवल कॉज, सबसे मेन कारण कौन था, बैक्टीरिया है। अब जब पता लगा कि ये जो फूड है ये उसने क्यों खाया, जब सड़ा हुआ फूड या फिर पॉइजन फूड उसको क्यों खाना पड़ रहा है, तो पता चला कि उसके जो फैमिली की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, वो पुअर फैमिली है। वो कैसी फैमिली है, पुअर फैमिली है, और वो अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर सकती। सो इट इज द सेकंड कॉज, पॉवर्टी विल बी सेकंड कॉज। अब अगर यूं बात करें कि चलो कि अगर वो पॉवर्टी है, चलो भाई खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है ये ना वो, लेकिन उसी जगह पर बाकी बच्चे भी ऐसा खाना खाते हैं, उनको तो लूज मोशन नहीं हुआ, तो पता चला कि इस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, इस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो बाकी बच्चों से वीक है, तो इम्यून सिस्टम विल बी थर्ड कॉज। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो किसी भी एक पर्टिकुलर बीमारी के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। बेटा देख, वो तो नेटवर्क इश्यू तो रहेगा। किसी भी डिजीज के पीछे जो कॉज होते हैं वो कई कॉजेज हो सकते हैं। जो सबसे पहला नंबर कॉज होगा दैट इज फर्स्ट लेवल कॉज, वो क्यों है उसकी वजह से जो दैट इज सेकंड लेवल कॉज। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कि कुछ एक बच्चों को तुमने ध्यान दिया होगा कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों सेम फूड खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं रेगुलरली बीमार पड़ जाता हूँ, उसका रीजन क्या होगा, मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो डिजीज के पीछे कॉज, और उनके पीछे भी कोई ना कोई कॉज हो सकता है। गॉट इट, यस और नो? देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ कॉजेज इन एनी डिजीज। अब देखो,
नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ डिजीजेस। मेरी आवाज तुमको क्लियरली सुनाई तो दे रही है ना, यस और नो? टाइप्स ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के कितने टाइप्स है? डिजीजेस बहुत वैरायटी में है, we'll see one by one. फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज। ऐसी बीमारी जो मेरे को हुई, 3-4 दिन रही, उसका असर भी मेरे पे पड़ा, लेकिन विद इन ए वीक में वापस ठीक हो गए। ऐसी बीमारी को कहते हैं एक्यूट डिजीज। फॉर एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। अपने को खांसी जुकाम लगता है, यस और नो? 3-4 दिन रहता है, 2-3 दिन बीमार रहते हैं, बाद में वापस से कवर अप हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज एक्यूट डिजीजेस। कौन सी डिजीज है वो? जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड। सेकेंड आर क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज कौन सी है? मेरे को डिजीज हुई, मेरे को डिजीज होने के कई समय बाद पता चला कि हाँ मेरे को कोई डिजीज है, और उस डिजीज का जो असर है वो बड़े लंबे समय तक रहेगा, हो सकता है साल या फिर जिंदगी भर रहे। उस टाइप की डिजीज कहते हैं क्रोनिक डिजीज। फॉर एग्जांपल एड्स। अगर एड्स होती है तो पहली बात आपको पता चलेगा आपको एड्स होता है तो काफी देर हो चुकी होती है। सेकंड चीज, एड्स का असर अब जिंदगी भर रहेगा। या फिर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अगर मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो वो जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, मेरे को हर वक्त दवाइयां लेते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज कौन सी? फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मोर एवर मे बी लाइफ लॉन्ग, मे बी लाइफ लॉन्ग, हो सकता है पूरी जिंदगी पर रहे। एग्जाम्पल है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब देखो, ये तो डिजीज हुई ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर तक रहती है। अब जरूरी नहीं कि मेरे को कोई डिजीज, मैं पैदा हूं बड़ा हूं बाद में ही हो। डिजीजेस मेरे को बाय बर्थ भी मिल सकती है, उनको क्या कहते हैं? कॉन्जेनिशियल डिजीज। कॉन्जेनिशियल डिजीज, ये कौन सी डिजीज है? विच आई गेट बाय बर्थ, बाय बर्थ। बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो कि आपको आपके फादर या मदर से भी मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एड्स। एड्स, अगर किसी मदर को एड्स है तो काफी चांसेस है कि उसका जो बेबी बॉर्न होगा उसको बाय बर्थ ही एड्स हो, या फिर वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसको एड्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ये कौन सी डिजीज है जो कि रहती है? उसके बाद आती है एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस वो है जो आफ्टर बर्थ आपने कहीं ना कहीं से आपको हुई है। ये कौन सी डिजीज है जो कि आफ्टर बर्थ हुई है? मैं एज ए हेल्थी बॉय बॉर्न हुआ, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, बाद में मान लो मेरे को पोलियो हो गया, तो ऐसी जो डिजीज है वो मेरे को आफ्टर बर्थ मिली, बाई बर्थ नहीं मिली। इस टाइप की डिजीज को एक्वायर्ड डिजीजेस। फिर आती है इंफेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मींस, कोई बता सकता है मेरे को कम्युनिकेबल मतलब क्या होगा, या फिर इंफेक्शियस मतलब क्या होगा? एनीवन? बाय वर्ड, वर्ड से पता चल रहा है इसका मतलब क्या होगा। कैन एनीवन टेल मी कि इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होगी? which can be transferred from one person to another. Is that मंत्रण? दिव्या, दिया बोल रही है ये। बेटा आंसर कौन बोल रहा है? बेटा आवाज। ओके 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 ओके। Infectious affect communicable diseases. Such diseases which can be transferred from one person to another. अगर कोई बंदा बीमार है, ठीक है,
अगर उसमें से किसी हेल्दी पर्सन में, जो बंदा बीमार नहीं है, उसको वो बीमारी ट्रांसफर हो जाती है, इस टाइप की डिजीजेस को कहते हैं कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत कॉमन एग्जांपल है कोरोना वायरस। अगर कोई हेल्दी कोई बंदा बीमार है, अगर दूसरे बंदे के कांटेक्ट में रहेगा तो उसको भी हो जाएगा। इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस which which transfers from one person to another healthy person। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एड्स या फिर कोरोना वायरस। अगर ठीक है, इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगी, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल मोटापा, ओबेस। अगर कोई आपका फ्रेंड मोटा है तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो बीमारी कभी भी आपको होगी नहीं, आप चाहे उसके कितने भी कांटेक्ट में रहो। ठीक है, तो ऐसी जो बीमारियां हैं नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? विच डू नॉट which do not transfer from one person to another। इसका एग्जांपल है ओबेस, मोटा होना, हार्ट अटैक। किसी को हार्ट अटैक्स आते हैं, उसकी जो बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है, ठीक है, तो ये जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल इज ओबेस। सो आपको टाइप्स ऑफ डिजीज समझ में आ गया? यस और नो? इज इट क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी इस चैप्टर के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है वो है इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये कौन सी डिजीजेस है? देखो, कोई बता सकता है अभी अपने लोग स्कूल क्यों नहीं आते? एक डिजीज फैली हुई है, पेंडेमिक हुआ, कौन सी डिजीज है वो? कोविड-19, जो कि यस, जो कि वायरस की वजह से होती है। यस और नो? और ये इन्फेक्शियस होती है, इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखो, पहले तुमको समझना पड़ेगा पैथोजेंस का मतलब। व्हाट आर पैथोजेंस? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के आजू बाजू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यस और नो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, दूसरे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो गए, अपने आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लस और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। अगर ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, अगर ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो ये मेरी बॉडी के अंदर मेल फंक्शनिंग कर देंगे, मतलब मेरी बॉडी को ढंग से वर्क नहीं करने देंगे। ठीक है, और उस वजह से मुझे कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, उस वजह से मुझे कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज के कारण है, कॉज ऑफ डिजीज, उनको क्या कहते हैं? पैथोजन। समझ में आ रहा है? यस और नो? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मेरे को डिजीज होगी उनको कहा जाता है पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स व्हिच क्रिएट और व्हिच आर द कॉज ऑफ डिजीज। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर organisms which are cause of disease, which are cause of disease। ठीक है, कोई डिजीज का वो कॉज है तो उसको क्या कहेंगे? अपने पैथोजन। अब मैं पहले ही बता दूं, बीमारी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से भी होती, जैसे कि वॉर्म्स, कीड़े। बहुत सारे वॉर्म्स अगर मेरे इंटेस्टाइन में चले जाए या फिर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाए तो मेरे को बीमारी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? पैथोजन का मतलब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, मैंने क्लियरली लिखा ऑर्गेनिजम्स भी है। अब क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज,
ये डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्यों जाती है? इसका एकमात्र यही रीजन है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि रीजन है, कॉज है डिजीज का, अगर ये वन हेल्दी पर्सन सॉरी इंफेक्टेड पर्सन टू अगर हेल्दी पर्सन चले जाते हैं तो वो बीमारी फैलने के चांसेस हैं। गेटिंग इट और नॉट, यस और नो? अगर ये पैथोजेंस एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में चले गए तो आप समझ जाना कि दैट इज द रीजन ऑफ इन्फेक्शन या फिर कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली, यस और नो? अब मोड्स ऑफ ट्रांसफर। अगर ये मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और ये हेल्दी पर्सन है, और ये हेल्दी पर्सन है, इसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस है। अगर ये किसी भी मेथड से या किसी भी तरीके से इस इन्फेक्टेड पर्सन से उस हेल्दी पर्सन तक चले गए तो आपकी बीमारी फैल जाएगी। वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहला कॉमन मोड है एयर, सबसे पहला कॉमन मोड है एयर। अगर मेरे को टीबी है और अगर मैं स्नीज करता हूं तो मेरे आजू बाजू के 3 से 4 मीटर तक कंटिन्यूअसली जब मैं स्नीज करूंगा तो मेरी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलेंगे और वो वहीं पर सर्कुलेट करते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? इसलिए अपने को कहा जा रहा है रुमाल यूज किया करो। क्यों? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नहीं फैलेंगे। एयर की वजह से भी हेल्दी पर्सन तक जा सकते हैं। एग्जांपल है टीबी, फिर है वाटर, कोलेरा। देखो, अगर मान लो कोई अनहेल्दी पर्सन का स्टूल, स्टूल मींस वेस्ट मटेरियल, बॉडी का वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और वो पानी वाया अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो मेरे को कोलेरा जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो रिवर्स जो होती है, रिवर्स दे आर सोर्सेस ऑफ वाटर, रिवर सोर्स ऑफ वाटर है, बहुत लोग ड्रिंकिंग वाटर रिवर से लेते हैं। अगर उसमें किसी भी पर्सन ने अपना अनहेल्दी स्टूल उसके अंदर कर दिया, मींस उसके अंदर पोटी कर दिया, फिर उसके अंदर अपने कपड़े धो दिया, खुद उसके अंदर नहा लिया और उसको कोलेरा डिजीज है और वो ज्यादा ज्यादा किसी हेल्दी पर्सन ने उसी नदी में से पानी पर काफी अमाउंट में माइक्रोऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में चले गए तो उसको कोलेरा होने का पूरा चांसेस है। गेटिंग इट, यस और नो? अब है फिजिकल या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कोई आदमी बीमार है, अगर आप उसके जाके गले लगते हो, हैंडशेक करते हो सकता है कि आपको उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाए। या फिर आप किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो तो भी आपको बीमार होने के चांसेस है। इसका एग्जांपल है एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स एक ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है? अगर एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो उसको एड्स होने के चांसेस है। गेटिंग इट, यस और नो? और भी बहुत सारे तरीके हैं। चलो मेरे को ये बताओ, आजकल जो कोरोना वायरस का ये इतना महामारी फैली हुई है, तुमने देखा है वो लोग पीपीई किट पहनते हैं? ये उसको कहते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। मतलब अगर इन्फेक्टेड पर्सन किसी चीज के कांटेक्ट में आया है, वो वहां से तो चला गया, लेकिन हेल्दी पर्सन आके भी उस चीज के कांटेक्ट में आएगा तो भी बीमारी फैलने का चांसेस है। फॉर एग्जांपल मान लो एक कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन आता है और दरवाजा खोलता है, उसने डोर नॉब को पकड़ के रखा है और चला गया। अगर मैंने जाके उस डोर नॉब को पकड़ा तो मुझे वो बीमारी होने के चांसेस है। समझ में आ रहा है, यस और नो? इसका एग्जांपल है पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड करेंसी देता है, नोट देता है, उस नोट में अगर वो वायरस है तो हो सकता है कि वो उस नोट से बाई हैंड फिर मेरी बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है, उनके बहुत सारे रीजंस भी है। प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म,
फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। देखो, अगर मान लो किसी पर्सन को मलेरिया है, उसको एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने जाके काट लिया और उसका खून चूस लिया, होगा क्या, इस इंफेक्टेड पर्सन के ब्लड में और जो बैक्टीरिया और जो ये क्या कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है, वो उसकी बॉडी में आ जाएगा। फिर ये मॉस्किटो जाके इस हेल्दी पर्सन को काटता है, तो इसकी भी बॉडी में ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो जैसे कि डॉग्स, कैट्स, ये सब भी जो है रीजन है ट्रांसमिशन का। और याद रखना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाने का रीजन होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, डॉग्स हो गए, हाउस फ्लाई हो गई। अगर हाउस फ्लाई जाके किसी गंदगी पर बैठेगी, वो मक्खी आके घर पे आके तुम्हारे घर पे बैठेगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आती है अपने साथ में। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सबको कहते हैं चार्ज कैरियर्स। इनको क्या कहते हैं? चार्ज, सॉरी नॉट चार्ज कैरियर्स, इनको कहते हैं डिजीज कैरियर्स। डिजीज कैरियर्स, ये सारी चीजें डिजीज लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको स्पेशल नाम दिया जाए, दैट इज वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म which lead to the transmission of diseases. Getting it, yes or no? अब देखो, now we will see symptom of diseases. Symptoms of diseases. मेरे को कोई डिजीज हुई है, मेरे को पता कैसे चलेगा? अब देखो, उसके कई रीजंस है। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा इनटेक। अपने आजू बाजू में हर चीज पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फूड, क्लोथ, एयर, वाटर, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंडलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अपनी पूरी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आपने जो कोई भी बाहर के एक्सटर्नल चीज का इनटेक किया है, तो वो कहां से इनटेक हुआ है, इससे भी आप डिजीज पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गंदा पानी पीता हूं, तो मेरे को पता है कि मैंने जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर पिया है वो कहां जाएगा, मेरे स्टमक के अंदर। अगर उसके अंदर कोलेरा फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, तो वो जाके मेरे स्टमक को इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? और मेरे स्टमक वैसी कोई सिम्टम्स दिखाएगा। वो तो आपका प्लेस ऑफ इनटेक, प्लेस ऑफ इनटेक। सेकंड चीज है, सेकंड चीज है, प्लेस ऑफ इनटेक भी कुछ एक डिजीजेस डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कहां और क्या डिजीज हुई होगी। फॉर एग्जांपल एड्स, एड्स डिजीज है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यस और नो? ये जो चीज है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये अपनी बॉडी में भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आती है, यस और नो? लेकिन वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करेगी, वो पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को वीक करेगी। तो हो सकता है कि अगर आपको डिजीज के बारे में पता लगाना हो, तो ये तो आप पहले ये पता लगाओ कि बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया कहां से। हर बार ये चीज सक्सेसफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज भी है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कहां से आया उसका उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर मेरे को देखने पड़ते हैं साइंस या फिर इंडिकेशन, जिसको कहते हैं ना इंडिकेशन। मेरी बॉडी जो है, मेरी बॉडी जो है वो कुछ इंडिकेट करेगी, ऐसे साइंस दिखाएगी, हाँ मेरे को बीमारी है। फॉर एग्जांपल, मेरे को फीवर होने लगेगा, ठीक है, मेरे को फीवर होने लगेगा, मेरी बॉडी में पेन होगा, तो मेरे को हाँ यार अगर फीवर है, पेन है, तो इसको ये डिजीज हो सकता है इसको मलेरिया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यस और नो? तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे डिजीज कौन सी, सिम्टम्स ऑफ डिजीज से। लेकिन सिम्टम्स ऑफ डिजीज भी कई बार कंफ्यूज कर देते, क्यों? कई बार हो सकता है कि दो या तीन अलग अलग बीमारी के सेम ही सिम्टम्स हो,
जैसे कि पेन और फीवर, ये बहुत कॉमन चीज है ज्यादातर बीमारियों में। जैसे कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे को कॉमन कोल्ड हो रहा है, लेकिन कॉमन कोल्ड से पहले दिन मेरे को थोड़ा फीवर टाइप आ रहा है, ठीक है। अब देखो, फीवर और ब्लोइंग नोज जो है, वो दो दो बीमारी के इंडिकेशन हो सकते हैं। या तो मेरे को कॉमन कोल्ड हो सकता है, मेरे को कोरोना हो चुका हो। यस और नो, गेटिंग इट, यस और नो? कि फीवर क्यों? इन्फ्लेमेशन की वजह से। कई बार फीवर होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, याद रखना। ये मेरी बॉडी है, ठीक है। जब मेरी बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे किसी भी जगह पर, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? फाइट करेगी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करेगी। मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? ये सुनो, ये एंटीबॉडीज, देखो वर्ड, एंटीबॉडीज, एंटी मींस टू किल, ऑपोजिट। मेरी जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी, और वो एंटीबॉडीज यहां पर वर्क करेगी इन एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। लेकिन जब मेरी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है कंटिन्यूअसली, मेरी एंटीबॉडीज वर्क कर रही है, तो उस टाइम मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिस वजह से मेरी बॉडी कैसा फील करेगी? रेस्टलेस, या फिर फीवर हो जाएगा मेरे को। तो यूं भी हो सकता है कि आपको जो रेस्टलेसनेस या फीवर है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो कोई बीमारी नहीं है। इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं है, इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेरी बॉडी रिकवर होती है। रिकवर होते टाइम मेरी बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिस वजह से मेरी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। अब अगर अब आपको कोई डिजीज हो गई है, अगर मेरे को डिजीज हो गई है, तो अब क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? राम गौर ऑनलाइन है? आर यू ऑनलाइन राम गौर? नाउ इट इज प्रिंसिपल ऑफ क्योर, या फिर यू कैन से प्रिवेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मेरे को कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, इट इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ क्योर, इट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखो, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में डिजीज के सिम्टम्स दिखाए, और मैं कंफर्म हो गया हाँ मेरे को डिजीज है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? तो ट्रीटमेंट जो होती है वो दो हिसाब से होगी। सबसे पहले क्या है? रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, डिजीज की वजह से मेरी बॉडी में जो उसका असर है पहले उसको कम करो। मतलब मेरी बॉडी को फीवर हो रखा है, मेरी बॉडी में रेस्टलेसनेस है, तो पहले फीवर का इलाज करो। समझ में आया कि नहीं? तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार कोई बीमार पड़ता है उसको ग्लूकोज देते हैं। यस और नो? देखा ग्लूकोज का बाटला चढ़ाते हैं? क्यों? वो ग्लूकोज उसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो ग्लूकोज जो डिजीज की वजह से वीकनेस आई है ना, डिजीज की वजह से क्या आई है? वीकनेस, तो कम करने के लिए। ग्लूकोज उसका इलाज नहीं है। तो अगर आपको ट्रीट करना है, कोई भी बीमारी ठीक करनी है, तो सबसे पहले तो आपको जो बीमारी का असर है उसको ठीक करो, और फिर क्या करना है आपको? रूट कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज का जो सबसे मेन कारण है उसको खत्म करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई डिजीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, तो आपको ऐसी दवाइयां लेनी पड़ेगी जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही आपको बॉडी से खत्म कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंटी एंटीबायोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक, एंटी मींस कोई भी चीज को खत्म करने वाली चीज। अगर मैं बोलता हूं कि कंप्यूटर में भी सुना होगा वायरस है तो एंटीवायरस डाल दो ठीक हो जाएगा। यस और नो? तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है? अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगी। याद रखना, ज्यादातर एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा वर्क करती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया वाली बीमारी पे बहुत अच्छा वर्क करती है। क्यों? अब देखो, इसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा। मान लो मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, मेरी बॉडी के अंदर दूसरे सेल्स भी होंगे, यस और नो? अब क्या होगा, ये जो एंटीबायोटिक है ये ऐसे बनाई गई है कि ये मेरी बॉडी के अंदर जाएगी। एंटीबायोटिक, बायोटिक मींस लिविंग थिंग, यस और नो? पता ना, बायोटिक मींस लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग को मारेगी। अब देखो, लिविंग थिंग में तो मेरे सेल्स भी आते हैं, यस और नो? ये क्या करेगी, ये ऐसे तैयार की गई है कि इसको पता है कि मेरे को ऐसी लिविंग थिंग को मारना है जिसके पास कुछ स्पेशल फंक्शन है। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो जिंदा रहने के लिए एक सेल वॉल टाइप की चीज बना लेते हैं अपने चारों तरफ। तो ये एंटीबायोटिक क्या करेगी, सेल्स को नहीं मारेगी, सेल वॉल को खत्म करेगी। किसको खत्म करेगी? सेल वॉल को। तो देखो, बाकी जो मेरे सेल है, अपने सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं, सेल वॉल तो प्लांट्स में होता है। तो ये क्या करेगी, जब सेल वॉल खत्म करेगी तो मेरे सेल्स को तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? माय सेल कैन सर्वाइव विदाउट सेल वॉल। लेकिन ये बैक्टीरिया जो सेल वॉल की वजह से नहीं रह पाएंगे और ये मर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अब बनाना, वायरस के लिए एंटीबायोटिक बनाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? वायरस जब किसी होस्ट के अंदर घुसता है, किसी लिविंग थिंग के अंदर एंटर करता है, तो याद रखना वो क्या करता है, उस बॉडी का ही मेटाबॉलिज्म अपना लेता है। मतलब अगर कोई वायरस मेरे बॉडी के अंदर आएगा तो कैसे रहने लगेगा, मेरी बॉडी की ही तरह। मतलब वायरस वाले सेल्स और मेरे वाले सेल्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। ज्यादा फर्क नहीं, तो एंटीबायोटिक में किस चीज पे बनाओ, याद रखना, अगर आपको किसी को सेपरेट करना है किसी से तो डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस और नो? अगर आपको सेपरेट करना है किसी चीज को, अगर मान लो सबकी शक्ल सेम होगी तो मैं कौन से स्टूडेंट को पकड़ूं कि तूने कल बदमाशी की थी। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, लेकिन सबकी शक्ल सेम है तो मेरे को अगले दिन पता कैसे चलेगा कि बदमाशी किसने की। अगर सबकी शक्ल अलग, अगर मैंने देख ली कि हाँ ये जो लड़का है लंबा सा है, हाइट बॉडी में है, इसने बदमाशी की है, तो नेक्स्ट टाइम उसको आराम से कैचअप कर लूंगा, यस और नो? सेम वर्क एंटीबायोटिक्स करती है। एंटीबायोटिक होस्ट जिस बंदे को बीमारी है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच का पहले डिफरेंस पता लगाते हैं और उस बेस पे एंटीबायोटिक बनाते हैं। लेकिन वायरस कैसा है, वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वैसा ही सिस्टम अपना लेता है। इसलिए वायरस के एंटीबायोटिक बनाना बहुत मुश्किल काम है। गॉट इट, यस और नो? नाउ इट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो कितना सर दर्द रहता है। हो सकता है कि वो अपने घर वालों को बीमारी ना फैला दे, उस चीज से संभल के रहो। जैसे कि कोरोना वायरस में कोई आदमी बीमार पड़ता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, वही रखना पड़ता है। दूसरी चीज, उसको बेड रेस्ट देना पड़ता है, वो कमाई नहीं कर पाएगा, उसकी हेल्थ खराब होगी, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो तुमने ये वाली कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यस और नो? प्रिवेंशन देन क्योर। बीमारी को ठीक करने से लाख गुना बेहतर है बीमारी होने ही मत दो खुद को। तो प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको खुद हेल्दी और हाइजीन, पहले बात है आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट रहे हो, आपके आजू बाजू की प्लेस साफ सुथरे, आप घर में सफाई मेंटेन करो, आप एक बैलेंस्ड डाइट लो। बैलेंस डाइट लो ताकि आपकी बॉडी जो है वो मेल न्यूट्रिशन ना फेस करे। आप एक्सरसाइज करते रहो। समझ में आ रहा है कि यस और नो? आप जो है सेफ्टी मेंटेन करो। मतलब जैसे कि अभी अपने को पता है, जैसे क्या कहते हैं, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, कहते हैं ये सब, यस और नो? ये सब क्यों कहते हैं, मेरे को बीमारी ही ना हो जाए। अगर बीमारी हो गई तो 100 सर दर्द हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा बढ़िया है कि आप बचो, आप बीमारी से बचो, आप हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करो, बढ़िया खाओ पियो, ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी सेफ्टी मेंटेन करो। व्हाट इट, यस और नो? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब
इस प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, अगर आपको कुछ बीमारियां ना हो तो आप चाहते हो बीमारी ना हो कुछ तो आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। कितनों ने ये नाम सुना है वैक्सीन, और अभी न्यूज में भी कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन क्या है सुनो, और वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है। वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बीमारी फैलाने वाले। चलो फॉर एग्जांपल मैं पोलियो के वैक्सीन की बात करता हूं, पता है ना पोलियो का वैक्सीन देते हैं बच्चों को, वो जिंदगी के, ठीक है। तो वैक्सीन कैसे वर्क करती है, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन एक दवाई है, आप उसको बाय इंजेक्शन भी ले सकते हो या फिर ओरली भी ले सकते हो। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसके अंदर बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है, वीक या फिर डेड। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो ये मरे हुए हैं या फिर ये एकदम वीक है। फिर क्या करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, अपनी बॉडी के अंदर। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर आएंगे तो अपना इम्यून सिस्टम काम करेगा। इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले समझेगी, इनका स्ट्रक्चर समझेगी और बाद में धीरे धीरे इनको मार देगी। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मेरी बॉडी के अंदर आए, ये बाहर वाले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों, ये कैसे है, वीक है या फिर डेड है, मेरी बॉडी को कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। अब क्या होगा, मेरा जो इम्यून सिस्टम है, जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो स्मार्ट इनफ हो जाएगा। स्मार्ट इनफ हो जाएगा मतलब मेरा इम्यून सिस्टम ये जानता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो मेरे को क्या करना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो पोलियो फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत लार्ज अमाउंट में भी आए आपको बॉडी में और काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे भी आए तो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी और वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगी और आपको बीमारी होगी नहीं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जिसके अंदर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बीमारी फैलाने वाले। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिससे ये दवाई आपकी बॉडी के अंदर एंटर कराई जाएगी। वैक्सीनेशन के अंदर अपने इम्यून सिस्टम को फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। क्यों, मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए लेकिन वो कैसे डेड है, तो मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो मेरी एंटीबॉडीज उसको किल कर देगी। समझ में आया, यस और नो।